ओके बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। आप मुझे ये बताएं कि हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे थे, क्या आप लोगों को सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ रही थी या नहीं आई, या कल वाले टॉपिक में कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी और इसी टाइम। कोई इशू, कोई एम्बिग्विटी, कोई शिकवा, कोई शिकायत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तुम लोगों ने लेक्चर जाके पढ़ा हो तो फिर तुम लोगों को मसला हो। लेक्चर तो पढ़ा ही नहीं। ओके बच्चों, होता कुछ यूं है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हम लोगों ने सोर्स पढ़े थे कि हम पैसा कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं। तो अगर आप पैसा इक्विटी से रेज करना चाहते हैं तो आपको पहले आईपीओ में रजिस्टर, आईपीओ के लिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ाए थे। फिर आप रिटेन्ड अर्निंग से भी पैसा जो है वो मतलब जमा कर सकते हैं, लेकिन उससे ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। तो आप ऑफर फॉर पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट करें कि वो आपके शेयर खरीदें, उसके लिए इशू एट फिक्स प्राइस होता है और इशू फॉर टेंडर होता है। दोनों मैंने आपको सिखाए थे तरीके। तीसरा मैंने उसके अंदर आपको बताया था माशाल्लाह से, ये जो है प्लेसिंग। उसके बाद मैंने आप लोगों को जिसके अंदर पब्लिक को सिर्फ 25 और 75% शेयर जो है ना वो कंपनीज को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था राइट इशू, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। राइट इशू के बाद पुराने और नए सबकी एक ही प्राइस हो जाती है, उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ राइट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। और फिर वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने निकालना सीखी थी। उसके बाद आ जाए जरा आगे। फिर मैंने आपको बताया था कि एक बंदा है, उसके पास कंपनी के शेयर्स है। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो उसको नुकसान होगा, लेकिन अगर वो एक्सरसाइज कर लेगा राइट को और सेल कर देगा राइट को, तो बच्चों वो क्या कर लेगा, वो पैसा इकट्ठा कर लेगा, वो पैसा जमा कर लेगा, उसकी वेल्थ मेंटेन रहेगी। क्लियर है? अगर वो डू नथिंग, कुछ भी नहीं करेगा, तो उसकी वैल्यू में कमी हो जाएगी, क्योंकि अब शेयर की प्राइस है जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि कंपनी जब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर इशू करती है तो शेयर की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थ्योरेटिकल एक्स रेट प्राइस के बाद आप लोगों ने देखा था। तो यहां तक कोई मसला है तो आप मुझसे बताएं। डू नथिंग। ओके, नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको बताया था कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है। इशू प्राइस, किस प्राइस पर शेयर को इशू करें, इशू करने की रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, ओनरशिप एंड कंट्रोल और गियरिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है। प्रेफरेंस शेयर्स इतनी टाइप के होते हैं, बाकी इनके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग अपने P4 में पढ़ लेंगे। लोन स्टॉक शुरू किया था, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कूपन रेट, सिक्योरिटी। कुछ बच्चों को सिक्योरिटी का कल नहीं पता लगा था। बच्चों, सिक्योरिटी का मतलब होता है आपने अपना एसेट रखवा के लोन लेना है। अगर आप अपना नॉन करेंट एसेट रखवा के लोन लेते हैं तो दिस इज नाउन एज फिक्स चार्ज। अगर आप अपना फिजिकल एसेट की बजाय अपना फ्लोटिंग एसेट, फिक्स एसेट की बजाय अपना फ्लोटिंग एसेट रखवाते हैं, तो बच्चों जब आप अपना फ्लोटिंग एसेट रखवाएंगे तो ये कौन सा चार्ज होगा, फ्लोटिंग चार्ज होगा। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज सिर्फ कंपनीज रख सकती हैं। कंपनीज को लोन चाहिए तो कंपनीज अपनी इन्वेंट्री, अपने रिसीवेबल रखवा के लोन ले लेती हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप या एंटरप्रेन्योर छोटे बिजनेसेस को लोन चाहिए तो उन्हें अपना नॉन करंट एसेट, बिल्डिंग, लैंड के पेपर्स,
ये वो रखवाना पड़ता है। जैसा कि अगर आपने लोन लेना हो तो बैंक वाले आपके किसी एसेट की जो कागजी कार्रवाई, जैसे फर्द वगैरह, एसेट की रजिस्ट्री, इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो अपने पास रखते हैं। फ्लोटिंग एसेट बच्चों वो कह रहा है कौन से होते हैं, फ्लोटिंग एसेट कौन से होते हैं? फ्लोटिंग एसेट वो एसेट होते हैं जैसा जो चेंज होते रहते हैं, जैसे टेबल, इन्वेंट्री, ये सब फ्लोटिंग एसेट जो चेंज होते हैं। बिल्डिंग है, चेंज जमीन ऊपर नीचे होती है। सलाह याकूब, ये तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है? जानबूझ के ना ये हमें पीछे घर वालों की आवाजें सुनाते हैं कि हम सुने कि इनके घर में क्या पक रहा है। कल परसों मैं एक बच्चों की कोई क्लास ऑनलाइन ले रहा था, ऊंची आवाज में कहता, नहीं मैंने नहीं खाना, पता नहीं पास्ता था क्या था। मैंने कहा वाह, ये सिर्फ शो एफिशिएंसियां मार रहा है, खा इसने लेना है, सिर्फ हमारे सामने कह रहा है कि भाई हमारे घर में तो पास्ते पक रहे हैं आजकल। समझ लग गई? उसके बाद बच्चों रेटिंग से बहस होना शुरू हो गई थी। क्लियर है? तो आज रेटिंग को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। रेटिंग के अंदर होता है, फिच कंपनी है, जैसे मूडीज है, ये आईएमएफ ने जब कर्जा देना होता है तो आईएमएफ इनके पास जाती है और इनको कहती है कि भाई आप रेटिंग करेंगे, फलाने कंट्री को हम लोग कर्जा दे दें तो इनके कुछ स्टार्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान को, मतलब आजकल तो पता नहीं, मतलब कल बहस हो रही थी पाकिस्तान पहले कौन से स्टार में था, दोबारा किस स्टार में था। जब डी जब डी स्टार मिल जाता है तो डी का मतलब होता है डिफॉल्ट, वो कंट्री डिफॉल्ट कर जाता है, ऐसे कंट्री को दोबारा कोई मुल्क कर्जा नहीं देता। डी मतलब डिफॉल्ट। बेटा फ्लोटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, फ्लोट, वेरिएबल। जैसा कि इन्वेंट्री साल में हर दफा एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है। रिसीवेबल एक जैसे नहीं रहते, चेंज होते रहते हैं। दैट आर द फ्लोटिंग एसेट। कंपनीज को लोन चाहिए तो वो अपना फ्लोटिंग एसेट रखवा के भी लोन ले सकती हैं, बट पार्टनरशिप और छोटे बिजनेसेस को अपना फिक्स एसेट रखवाना पड़ता है ताकि उनको लोन मिल सके, ताकि उनको लोन मिल सके। ओके बच्चों, आगे आ जाते हैं रिडेम्पशन। रिडेम्पशन होता है जैसा कि मैच्योरिटी पे रिडीम होगा, क्या मैच्योरिटी से पहले भी रिडीम कर सकते हैं, या पार वैल्यू पे होगा, प्रीमियम पे होगा, या डिस्काउंट पे होगा। तो ये सब रिडेम्पशन है। ये कोवेनेंट्स है बच्चों, कोवेनेंट्स। रिस्ट्रिक्टिव टर्म्स एंड कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनको कोवेनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेनेंट बोलते हैं। जैसा कि कुछ सर जी होते हैं मतलब पॉजिटिव चल नहीं रहा था कोवेनेंट्स, तभी। कुछ होते हैं नेगेटिव। जब आपको कहा जाता है डू और जब आपको कहा जाता है डोंट, सिर्फ अल्फाज का फर्क है, लेकिन है दोनों क्या? शरायत। कर्जा लेने जाते हैं तो शरायत, जैसे आईएमएफ कहती है आपने अपना पेट्रोल इस कीमत से नीचे नहीं बेचना, तो ये नेगेटिव कोवेनेंट है, नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है आपके ऊपर। आईएमएफ कहती है आपने अपना पेट्रोल इस कीमत पर ही बेचना है, मतलब बेचो इसी कीमत पे, दैट इज डू। नहीं बेचो इस कीमत से पीछे, दैट इज डोंट। बैंक से कर्जा लेने जाओ, बैंक कहता है अपने एसेट्स की जो स्टेटमेंट है वो मुझे सबमिट करवाओ, डू। वो कह रहा है सबमिट करवाओ, पॉजिटिव कोवेनेंट है।
बैंक कहता है हमारा कर्जा वापस करने से पहले आप किसी बैंक से लोन नहीं ले सकते, उनकी शर्त है, दैट इज नेगेटिव कोवेनेंट। क्या आपको कोवेनेंट समझ आ गए? पॉजिटिव, नेगेटिव। नेक्स्ट बच्चों, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो है ना वो तीन तरह के होते हैं। बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। सारी कैलकुलेशन जो है ना वो हमें आती है, तो कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ क्या है, एक होते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड, एक होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, और एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड। दोबारा, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड। बच्चों कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या आपको मार्केट वैल्यू, फ्लोर वैल्यू और कन्वर्जन प्रीमियम निकालना आता है या नहीं आता? बस मुझे इतना बता दो, ये मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है या नहीं पढ़ा दिया हुआ? ओके, तो बच्चों ये आता है। अब आगे आ जाते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड पे। बच्चों डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डीप डिस्काउंट अपने नाम से ही बताता है बच्चों, पार वैल्यू होती है 100। लेट्स सपोज एक बॉन्ड की $100, लेकिन जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड है ना वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, जैसा कि 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट का मतलब क्या है? ये 100 की बजाय आपको ये कितने का मिलेगा? $40 का मिलेगा। बट 3 साल 4 साल जितनी इनकी लाइफ है उसके बाद ये मेच्योर होते हैं या पार वैल्यू पे या इससे थोड़ा अबव, ऊपर। तो बच्चों जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं ना उनमें बहुत कम इंटरेस्ट होता है। बहुत क्या होता है? कम इंटरेस्ट होता है। तो डेट इज व्हाट, डेट इज डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डेट इज डीप डिस्काउंट बॉन्ड। अच्छा बच्चों, इसका फायदा क्या होता है? मैं चाहता हूं मुझे रेगुलर बेसिस पर टैक्स ना देना पड़े। अगर तो मुझे रेगुलर बेसिस पे टैक्स देना पड़ेगा, वो कैसे देना पड़ेगा बच्चों? मुझे हर साल इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो इंटरेस्ट भी मेरी इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। तो बच्चों मुझे मेरे ऊपर टैक्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मेरे ऊपर टैक्स क्या लगेगा? सर जी, हमने डिस्काउंट पे खरीदे हैं तो जब मेच्योरिटी के बाद इनको हम बेचेंगे तो ये तो हमें प्रॉफिट में जाएगा ना। क्या? मैंने कहा है ये हमने अगर डिस्काउंट पे खरीदे हैं, मेच्योरिटी के बाद जब हम इनको बेचेंगे तो ये तो प्रॉफिट में जाएगा। हाँ तो बेटा यही तो प्रॉफिट है, लेकिन तुम्हें रेगुलर बेसिस पर, मैं आपको बताता हूँ, कन्वर्टेबल बॉन्ड में आपको क्या आता था? 1 से 5 साल तक इंटरेस्ट आएगा, 5वें साल पार वैल्यू जो है ना वो आपको मिल जाएगी, या प्रीमियम या डिस्काउंट पे। क्लियर है? ऐसे ही था ना? ऐसा था कि नहीं था? बस 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 बस।
बताओ आप। तलहा यकूब समझ आइए डीप डिस्काउंट बॉन्ड की। बाहर जाना नहीं, एग्जिट करना, स्क्रीन गैप हो गया है क्या? रिकॉर्डिंग से देख लेना। बच्चों डीप डिस्काउंट बॉन्ड आपने पार वैल्यू से नीचे डिस्काउंट पे इशू होते हैं, और एंड पे ये पार वैल्यू पे या पार वैल्यू से थोड़ा ऊपर क्या हो जाते हैं, रिडीम हो जाते हैं। तो दीज बॉन्ड्स आर नोन एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्लियर है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को रूटीन बेसिस पर टैक्स ना देना पड़े, सिर्फ आप लोगों के ऊपर सीजीटी पड़े, कैपिटल गेन टैक्स, तो बच्चों ऐसे लोग जो है ना वो ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है। बस आपको क्या होता है, 100 वाला बॉन्ड 40 का मिल जाता है, और 3 साल बाद उसके ऊपर बहुत मिनिमम से इंटरेस्ट आता है, और 3 साल बाद या 4 साल बाद जितनी उसकी लाइफ है वो पार वैल्यू पे या थोड़ा ऊपर 100 पे रिडीम हो जाता है। तो बच्चों 40 का आपने बॉन्ड लिया था, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट भी ना है तो 3 सालों के बाद मुझे कितना आएगा, 100 रुपया। तो 60 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो तब भी मैं ऐसे बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। एक बच्चा अपनी माइक्रोफोन ऑन करे और इसको पढ़े। हाफिज तुम पढ़ो। मैं पढ़ दूं सबसे? क्या? मैं पढ़ दूं? पढ़ो। Deep discount bonds are loan notes issued at a price which is at a large discount to the nominal value of notes and which will be redeemable at par or above par when we eventually mature. Deep discount bond will carry a much lower rate of interest than other type of bond. Investor might be attracted to large capital gain offered by the bond, which is different between the issue price and the redemption value. तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कैपिटल गेन हो रहा है। आपको 40 का आप लोग बाय कर रहे हैं और 100 आपको मिलेगा 3 साल बाद। तो बच्चों कई दफा एक दफा उन्होंने कह दिया डीप डिस्काउंट बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालो, सारे बच्चे टीचर्स को गालियां देना शुरू हो गए, टीचर्स ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना नहीं है। टीचर ने सिर्फ आपको बताया हुआ है कि भाई मार्केट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इज द मार्केट वैल्यू। तो करना क्या था, उसने कहा था पार वैल्यू है 100, आपको मिल रहा है 60% डिस्काउंट पे, तो इसका मतलब है आपको कितना मिल रहा है, 40। कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है। और बच्चों उसके ऊपर सिर्फ 2% इंटरेस्ट था, 3 साल के लिए था, 1 से 3 साल। 100 पार वैल्यू है, उसका 2% इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 रुपए। तीसरे साल कितना मिल रहा है, 100 रुपए। इन दोनों को जो आर था, आर के रेट पे डिस्काउंट कर लो तो उसकी क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं। जीरो कूपन बॉन्ड भी इसी तरह है, लेकिन इसमें तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। इसमें डीप डिस्काउंट में लोअर होता है, इसका तो नाम ही जीरो है। बच्चों इसमें 1 से 3 साल कुछ भी नहीं मिलेगा, तीसरे साल आपने 40 का लिया था, 100 का बिक जाएगा। आर लगाओ, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आई। और जीरो डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्ड में तो कुछ भी करना नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट होता ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। आपको सिर्फ कैपिटल गेन होता है, आपको सिर्फ क्या होता है, कैपिटल गेन होता है। बच्चों पढ़ना शुरू करो इसे जल्दी से।
The investors gain from different zero coupon bonds or bonds that are issued at a discount to the redemption value, but no interest is paid on them. The investor gains from the difference between the issue price and the redemption value. जो आपको The सिर्फ बेनिफिट है वो ये है कि आपको आपने लिया सस्ता, आप बेचोगे महंगा, बस। इसके अलावा इंटरेस्ट का फायदा यहाँ पर नहीं है जैसे बाकी सारे बॉन्ड्स में होता है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। The advantage for borrowers is that zero coupon bonds can be used to raise cash immediately and there is no cash repayment until redemption date. The cost of redemption is known at the time of issue. The advantage for lenders is restricted unless the rate of discount on bonds offers a high yield. The only way of obtaining cash from the bonds before maturity is to sell them. The market value will depend upon the remaining term to maturity and can market interest rates and current market interest rates. मुझे The यहाँ market will depend upon the बस remaining बस term. यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं आई? सर जीरो में जरा दोबारा ये बता देंगे। नो इंटरेस्ट होता है और इसके अंदर टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है सर जी? नहीं ना, जब इंटरेस्ट नहीं देखो, होता अगर टैक्स? तो तुम्हें हर साल इंटरेस्ट भी आएगा तो तुम्हें इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 40 का खरीद रहे हो और तुम्हें कोई रेगुलर इनकम नहीं आ रही, सिर्फ 3 साल बाद 40 का खरीदे हुए बॉन्ड के ऊपर तुम्हें 100 रुपया मिलना है, यानी कि 60 रुपए का तुम्हें क्या हुआ है, गेन हुआ है। कितने का गेन हुआ है? 60 रुपए 60 का का। गेन हुआ है, तो बस उसकी क्या ले लो। सर वो डीप डिस्काउंट नहीं होगा? तो जीरो में तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना, तो आखिर में जो आ रहा है उस पे ले लो। डीप डिस्काउंट में भी आपको फायदा है, लेकिन जीरो में तो बहुत ज्यादा फायदा है। इनकम टैक्स के रेट ज्यादा होते हैं, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको देना क्या पड़ता है? बॉन्ड मेच्योरिटी के बाद अच्छा, इनके दरमियान डिफरेंस क्या इंटरेस्ट होता डिफरेंस है। है? 40 का आप लोगों ने बाय किया, यानी कि 60% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा था, और एंड पे पार वैल्यू पे वो क्या हो गया, रिडीम हो गया। एक बॉन्ड में मार्केट में गया, मुझे 40 का मिला, 3 साल मैंने उसको अपने पास होल्ड करके रखा, तीसरे साल मैंने इसको बेच दिया 100 पे। ओके ठीक है सर जी। वो मतलब वो डिस्काउंट पे मिलता है और ये मिलता ही इतने का है और ये वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ जाती है? जी, ओके। बात समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं? तो नीचे लिखा हुआ है कि बोरर के लिए क्या एडवांटेज है और लेंडर के लिए क्या एडवांटेज है। बताओ। यहां तक बच्चों किसी को कोई मसला है? समझ आ गई? बच्चों यहाँ पर ना थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं इसीलिए ना काफी देर से चुप था, कंफ्यूज हो रहा था। ये एडवांटेज जो है ना, ये लेंडर के लिए है, ये जो है ना, ये बोरवर के लिए, लेंडर के लिए, और ये किसके लिए है? बोरवर के लिए। अभी तो देखो, लेंडर कौन होता है? जो लेंड करता है, मतलब लेंड करने का क्या मतलब है? सॉरी बच्चों, नहीं नहीं, कार दिन ऐसा नहीं है, एक सही लिखा हुआ है। बस। सर मैंने काट अच्छा दिया है। बच्चों, आप मुझे ये बताओ, बॉन्ड के केस में बोरवर कौन है? आप लोग बोरवर हैं, या जिस कंपनी के बॉन्ड्स हैं वो बोरवर है? हम जिस लोग कंपनी की फॉरवर्ड हैं। बॉन्ड है। हाँ, हम कौन बोरवर है?
हम लोग तलहा याकूब, हम लोग लेंडर हैं। कंपनी होते हैं। हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी में, हमने उस कंपनी को कर्जा दिया हुआ है, कंपनी बोरवर है। या सर उल्टा बोल रही हूँ, ठीक है। और बच्चों बोरवर यानी कि कंपनी को क्या फायदा है, बोरवर मतलब कंपनी, कंपनी को ये फायदा है कि कैश कंपनी को इमीडिएटली मिल जाएगा और 3 साल कुछ भी देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो कूपन है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ 3 सालों के बाद तो ऐसी कंपनीज जिनको 1-2 सालों में फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो या जो लोग रेगुलर पेमेंट से बचना चाहते हो, हर बंदा लोन इस वजह से नहीं लेता क्योंकि फिक्स कमिटमेंट रेगुलर बेसिस पर पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसी कंपनीज फौरन से डी जीरो डिस्काउंट बॉन्ड इशू करती है ताकि 3 साल कुछ भी ना देना पड़े, 40 का लोगों को दो और एंड पे उनको 100 वापस कर दो, इकट्ठा ही उनको क्या दे दो, रिटर्न दे दो, रेगुलर बेसिस पर देना ना पड़े। क्लियर है बच्चों? और आप लोगों का क्या है, आप लोगों को के लिए तब तक ये फायदे में नहीं है जब तक हाई यील्ड ना हो। हाई यील्ड का मतलब क्या है, आप लोगों के लिए तो फायदा तब है ना जब आप लोगों को यील्ड क्या मिले, ज्यादा। और कंपनी ने आपसे ये बाय नहीं करने, अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मार्केट में बेच सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। जी ये बॉन्ड मेच्योरिटी से पहले भी मतलब वो प्रॉफिट दे जाते हैं? नहीं हो सकते ना, अगर तुमने प्रॉफिट नहीं होते। लेना है तो तुम्हें फिर मार्केट में तुम अपना जी, बॉन्ड जो है उसको बेच दो। अच्छा, मतलब अपने प्रॉफिट रख के और ऊपर बेच दो, वरना मेच्योरिटी से पहले पहले ये नहीं प्रॉफिट देते। जी समझ रहे हो कि नहीं? जी सर, जी समझ। अच्छा बच्चों, कन्वर्टेबल बॉन्ड आ गए, इसके बारे में आपको पता है कि ये या तो आप लोगों को आप रिडीम करवा सकते हैं या आप इसे शेयर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। डेट आर द रिडीमेबल बॉन्ड। अब सिर्फ हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन नहीं सीखनी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने हैं। तो पहले सेल्फ लिक्विडेटिंग क्या, ओके। सेल्फ लिक्विडेटिंग का मतलब समझो बच्चों क्या होता है, इधर देखो बच्चों, अगर आप लोगों को शेयर्स अट्रैक्टिव लगते हैं तो फिर आप इसकी फ्लोर वैल्यू पे नहीं जाते, आप इसको रिडीम नहीं करवाते, आप बेटर ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं। तो जब कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं तो कंपनी को आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता, तो कंपनी के पास से क्योंकि आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो ये सेल्फ लिक्विडेटिंग कंडीशन है। ये बॉन्ड खुद ब खुद लिक्विडेट भी हो गए और कंपनी के पास से कोई कैश गया भी नहीं, क्योंकि कंपनी के पास से सिर्फ कंपनी के क्या जाते हैं, शेयर जाते हैं। क्लियर है बच्चों, बात समझ आ गई? सो दिस इज द सेल्फ लिक्विडेटिंग। तो ये फायदा है कन्वर्टेबल डेट को इशू करने का। तो एक दफा एक बच्चा इसको पढ़ ले अपना माइक्रोफोन ऑन करके। The convergent terms are pitched correctly and expected will be an attractive choice for bondholder as it offer more wealth than redemption. क्योंकि This बच्चों occur को पता है when the कि conversion ये value जो is greater. कन्वर्जन है वो बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पैसा मिलता है आपको, किससे, रिडेम्पशन से। नेक्स्ट पढ़ो। This occur when the conversion value is greater than the redemption value. If conversion and redemption are on the same date, or when the conversion value is नोट greater लर्निंग है, than the floor पिछली value. दफा भी आया, उससे पिछली दफा भी आया। 3 एडवांटेजेस 3 डिसएडवांटेजेस 6 नंबर के।
lower value on the conversion date. If conversion is at an earlier date than the redemption date, if the debt is converted into ordinary share, it will not need to return. Example, self-liquidation has occurred. A bank loan of a similar maturity will need it to have all of the capital repaid. किसी बच्चे को सेल्फ लिक्विडेटिंग में समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, फिर मैंने आगे चलना है। नहीं है समझ तुम्हें? हाफिज, लोअर इंटरेस्ट रेट। बच्चे इधर देखो, इसके साथ फीचर अटैच है, जिसके साथ फीचर अटैच होता है उस पे आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है, क्योंकि इसमें लो रिस्क है। लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ऑर्डिनरी जो डेट होता है जिसमें डिफॉल्ट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जिसके साथ फीचर अटैच नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट रेट लोग क्या मांगते हैं, डिमांड करते हैं ज्यादा। इसके लिए लोग इंटरेस्ट रेट क्या डिमांड करते हैं, कम, क्योंकि इसमें लोगों की नजर किसके ऊपर होती है, किसके ऊपर होती है बच्चों, कन्वर्जन के ऊपर, क्योंकि इसके साथ फीचर किस चीज का अटैच है, कन्वर्जन का फीचर अटैच है। किसका फीचर अटैच है, कन्वर्जन का फीचर अटैच है। तो लो इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। पढ़ लो इसे एक दफा। The interest rate on convertible debt will be lower than the interest rate on ordinary debt, such as a bank loan, because of the value of option to convert. The return on fixed interest debt will not increase with corporate profitability, so debt provider will have a limited share of the benefit from the investment of the funds they provided. When debt has been converted, however, bondholder becomes shareholder and will potentially have ultimate return or at a last return that are higher than the return on the debt finance. ओके बच्चों, आप लोगों को बात समझ आ गई कि नहीं बात समझ आई? बच्चों इंक्रीज इन डेट कैपेसिटी ऑन कन्वर्जन। बच्चों याद रखना, क्योंकि ये लोन है, इससे गेयरिंग बढ़ जाती है, लेकिन जब आप लोग गेयरिंग छोड़ देते हो, क्योंकि डेट रिमूव हो जाता है, तो आप शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हो, तो एक टाइप के स्ट्रक्चर से निकल के आप दूसरी टाइप के स्ट्रक्चर में चले जाते हो। डेट रिप्लेस कर देता है किससे, इक्विटी से। पहले आप कौन थे, डेट होल्डर्स, फिर आप कौन बन जाते हो, इक्विटी होल्डर्स बन जाते हो। क्लियर है? तो द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू सर्वाइव सर्विस डेट, जिसे डेट कैपेसिटी बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डेट रिमूव हो जाता है, रिमूव की बजाय चेंज हो जाता है किसमें, इक्विटी में। क्लियर है बच्चों? तो इंक्रीज इन डेट कैपेसिटी ऑन कन्वर्जन, इसको एक बच्चा पढ़ ले ऊंची आवाज में। Increase in debt capacity on conversion. Gearing will increase with a bank loan for the time that the debt is outstanding, and gearing will then return to its previous level when the bank loan has been paid off. Gearing also increases when convertible debt is issued, but if conversion occurs, the gearing will fall not only because the debt has been removed, but will fall even further because equity has replaced the debt. The capacity of the company to service debt will therefore be enhanced by conversion compared to redemption of a bank loan of a similar maturity.
More attractive than ordinary debt, it may be possible to issue convertible debt even when ordinary debt such as a bank loan is not attractive to lenders, since the option to convert offers a little extra that ordinary debt does not. This is the option to convert in the future, which can be attractive to optimists even when the short and medium term economic outlook may be poor. तो बच्चों आप लोगों को इसकी समझ आ गई। फिर कन्वर्जन रेट क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है, ये यहां तक आप लोगों को पता है। लो अच्छा बच्चों, ये देखो ये नीचे भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, फिर इनको काट देते हैं क्योंकि ये याद मत करना, इनको काट दो, वो जरा थोड़े कम लिखे हुए हैं तो वो याद कर लेना। तो ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और दिस वन इज, तो जो पढ़ लिए हैं वो हम लोगों ने, ये वही वाला पॉइंट है, ये देखो सेल्फ लिक्विडेशन, समझ लग गई। तो कंपनी को अपने पास से कुछ नहीं देना पड़ता, बॉन्ड ऑटोमेटिकली सेल्फ लिक्विडेट हो जाता है। क्यों? आप लोगों का डेट खत्म हो जाता है और आप इक्विटी होल्डर्स आप शेयर ले लेते हो रेदर देन रिडेम्पशन के, तो कंपनी के पास पैसा जाता नहीं है, तो दिस इज सेल्फ लिक्विडेटिंग। ये दूसरा पॉइंट लोअर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसके साथ एक फीचर अटैच होता है तो लोगों की सारी अट्रैक्शन उस फीचर की तरफ होती है, तो लोग इंटरेस्ट पे इतना फोकस नहीं करते, और ये सिक्योर्ड है फीचर की वजह से, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट थोड़ा क्या होता है, कम होता है, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। डेट कैपेसिटी, बच्चों डेट कैपेसिटी का मतलब मैंने भी आपको समझाया है कि इससे डेट कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप लोग कन्वर्जन कर लेते हो तो आपका फिर जो डेट है वो रिमूव हो जाता है और आप डेट होल्डर की बजाय इक्विटी होल्डर बन जाते हो। जब आप इक्विटी होल्डर बन जाते हो तो कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, समझ लग गई। तो इससे डेट कैपेसिटी, अच्छा डेट कैपेसिटी का मतलब क्या है आपको पता है, जितनी डेट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जितनी डेट कैपेसिटी बढ़ेगी उतना अच्छा है, आप और लोगों से पैसा पकड़ सकते हैं। लेकिन जितनी कम होती जाएगी कैपेसिटी, कम को क्यों होगी, आपने पहले ही बहुत ज्यादा कर्जा पकड़ा है, अब आपको कोई भी बंदा कर्जा नहीं देगा। तो एक बंदा है उसने कन्वर्जन करवा ली, अब वो डेट होल्डर नहीं इक्विटी होल्डर बन गया, तो आपकी डेट कैपेसिटी बढ़ गई, अब आप दोबारा किसी से कर्जा पकड़ सकते हैं। दूसरे ने भी कन्वर्जन करवा ली और बढ़ गई, तीसरे ने भी, तो ऐसे करते करते आपकी डेट कैपेसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज। वो बहुत ज्यादा लिखा हुआ था, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये पॉइंट्स याद कर लेना, ये लाजमी लिखना है, ये लाजमी और ये लाजमी। जब 6 नंबर का आए, 6 नंबर से ज्यादा का आ ही नहीं सकता, 3 एडवांटेज है, तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से एक्सप्लेन कर देना है जो आप लोगों को समझ में आए। क्लियर है? नेक्स्ट, अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। कई दफा ऐसा होता है कि आप लोन नोट्स इशू करते हो, बट ये जो आपके माशाल्लाह से इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते, तो जब आप इसके साथ फीचर लगा देते हो तो आपको पता है बच्चों, जब डिस्काउंट लग जाए चीजों पे या एक के साथ एक फ्री मिल रहा हो, तो आप लेने बॉन्ड ही गए थे लेकिन आपको एक फीचर फ्री में मिल गया कि आप इसको शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन एट द मैच्योरिटी डेट, तो ये अट्रैक्टिव हो जाता है फॉर द इन्वेस्टर्स। पढ़ लो इसे भी। No price finance even if not be affected by an तुम्हारे माइक में से आवाज तो आ because नहीं रही, कैसे पढ़ रहे हो तुम, कोई और बच्चा पढ़े। सर अब आ रही है अब maybe to convertible loan rise long-term finance even when investor might not be attracted by an issue of ordinary loan notes because of attraction of option to convert into ordinary share in future. हम्म, और जो फैसिलिटेट्स प्लानिंग को ना आप लोगों ने लेस प्रायोरिटी देनी है, ये किसी बच्चे ने लिख के नहीं आना क्योंकि ये पता बड़ा फजूल से है। देखो आपको पता है इंटरेस्ट रेट तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि इसके ऊपर फ्लोटिंग रेट नहीं मिलता, जो रेट आप लोग जिस टाइम पे कन्वर्टेबल लेते हैं उतना ही इंटरेस्ट मिलता है।
तो इससे प्लानिंग करने में आसानी होती है कि फ्यूचर में आपने कितनी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। समझ आ गई? और बस यही है, और कुछ भी नहीं। पढ़ लो इसे भी। पढ़ लो। It it issue of fixed interest debt such as convertible loan notes can be attractive to companies. The nature of future interest payment facilities financial planning facilitates financial planning. ओके, तो बच्चों दिस इज एडवांटेजेस। तो 5 एडवांटेज है, लेकिन ज्यादा 3 लिखने के लिए आते हैं। तो आप लोगों ने एक सेल्फ लिक्विडेशन वाला लिखना है, एक लोअर इंटरेस्ट रेट होता है ये लिखना है, डेट कैपेसिटी बढ़ जाती है ये लिखना है, और अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स सारे बच्चे लिखा ना, बिकॉज इसके तो फ्री के नंबर है, ये तो सबको ही पता है। और फैसिलिटेट्स प्लानिंग जो है ना वो थोड़ा मतलब वेग सा है, तो ये आप लोगों ने लिख के नहीं आना। अच्छा, डिसएडवांटेज डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल। पहले आप डेट होल्डर थे, और डेट होल्डर बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं संभाल सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। जब एंड पे आपके पास शेयर्स आ जाएंगे तो आप बिजनेस के ऑपरेशंस वगैरह को भी संभालना शुरू कर देंगे, और कंपनी का जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज अब आप कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बन चुके होंगे। पढ़ लो इसे, डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल। Convertible security runs the effects of touching not only the EPS company common stock but also the control of company. Large part of the issue is purchased by one, typically an investor, banker, or issuer company. A conversion may shift the voting control of the company away from its original owner and towards the converters. या ये इसमें किसी बच्चे को कोई मसला हुआ, कोई इशू है इसमें डाइल्यूजन ऑफ कंट्रोल में? ओके बच्चों, क्रेडिट रिस्क। क्या? क्रेडिट रिस्क। तो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने रिडेम्पशन ही लेनी हुई, यानी कि कन्वर्जन आप लोगों के लिए फिजिबल नहीं है, और अगर कंपनी के हालात नहीं अच्छे, तो कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है। तो ये तो हर बॉन्ड का रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क। क्लियर है बच्चों? लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप लोगों ने रिडेम्पशन लेनी है, क्योंकि अगर तो शेयर है तो शेयर तो पीस ऑफ पेपर है, तो कंपनी शेयर दे देगी और आप लोगों को वो। तो बच्चों इसका ये डिसएडवांटेज है, तो फिर इसका एडवांटेज पढ़ लो इसे। लेकिन कन्वर्जन वालों के लिए ये एडवांटेज है, बिकॉज कन्वर्जन वालों को तो हमेशा से फिर उनको शेयर्स मिल जाएंगे, तो बेशक कंपनी को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी हो तो कंपनी को शेयर देने पड़ेंगे। पढ़ लो। It means issuing companies could default on their interest and principal repayment obligation in case of redemption if they run into cash flow problems. ओके, अच्छा बच्चों, कंपनी के लिए तो फायदा था कि कंपनी की कॉस्ट कम पड़ रही है, क्योंकि इसके ऊपर लो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है। बट बच्चों, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स के लिए देखें तो इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि इस पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हर चीज का अगर एक प्रो होता है तो उसका कॉन्स भी होता है, फायदे भी और नुकसानात भी। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है कि इन्वेस्टर्स को ये क्या लगेगा, लोअर लगेगा। इन्वेस्टर्स को ये क्या लगेगा कि मतलब ये अट्रैक्टिव नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। पढ़ लो। पढ़ लो बच्चों, जल्दी करो। पढ़ो। सर एक स्टॉप तो करें। हाँ, another limitation of convertible bonds is that those who invest in these bonds get lower interest rate as compared to regular bond, and though lower interest rate is good for the company, but as far as conversion investors are concerned, they not
lower return and will stay away from this type of bond issued by the company. सिग्नलिंग Your इसका सिग्नल मार्केट में नेगेटिव जाता है। नेगेटिव कैसे? लोगों को लगता है कि कंपनी के शेयर्स कोई खरीद नहीं रहा था या कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यू थे। क्लियर है? तो इसीलिए अब इन लोगों ने, देखो ना, लोग प्रमोशंस क्यों लगाते हैं, फीचर क्यों लगाते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए, जब उनकी चीजें बिक नहीं रही होती। क्लियर है? तो वो कंबाइन कर देते हैं चीजों को, एक के साथ एक फ्री वगैरह। तो लोगों को सिग्नल जो मार्केट में नेगेटिव जाता है, तो ये सिग्नलिंग इफेक्ट है कि भाई पता नहीं कंपनी में क्या चल रहा था, कंपनी के अंदर के हालातों वाकयात कैसे हैं, कि मतलब जो कंपनी जो है वो कर ही नहीं पा रही है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये मसला है। तो सिग्नलिंग इफेक्ट पढ़ लो इसे। it gives a लगा देते थे signaling सोचने में, effect. घटिया इंसान। It gives a signaling effect in the market that the issuing company share are overvalued, just like the company that issue new stock in telling the world that they think their shares are overvalued and worth selling. Yet convertible bonds are in the end a way of selling share. Therefore, the company that sells them is also showing to a degree that the directors considered their stock too high. In other words, anyone buying a convertible bonds may it in effect be paying too much for the stock. They are riskier अच्छा, if तो the issue. अब आप लोगों ने कन्वर्जन कर लिया। अब आप लोग कौन बन गए हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। और अगर कंपनी बैंकरप्सी में चली गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपको मैंने पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि इक्विटी वालों का सबसे लास्ट राइट होता है। अगर आप डेट होल्डर होते तो सबसे पहले आपको दे के फारग किया जाना था। इक्विटी होल्डर्स का आखिरी राइट होता है। कुछ बचेगा तो उनके पास जाएगा, अदरवाइज उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब आप लोग फंस सकते हैं। तो दिस इज रिस्कियर। पढ़ लो इसे भी, समझिए कुछ सकते। If the issuing company files for bankruptcy, holders of convertible bond have a lower priority claim on the corporation asset. The screwed debt holders have to be paid off first. ओके, मुझे सब बच्चे यहाँ तक बताएं कि अब तक हम लोगों ने लोन नोट्स पढ़ रहे थे, यहाँ तक कोई मसला है? ये भी बच्चों एक दफा सवाल आ गया था रोड लर्निंग के लिए। वो कहते हैं वो कौन से फैक्टर्स है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वहां पे। Sir, choosing ये to नहीं था। raise fund via right issue. नो नो, इसको काट दो, ये नहीं करना। इसके नीचे लिखा हुआ है कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट वैल्यू ऑफ अ ट्रेडेड बॉन्ड को के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। पहला बच्चों, इंटरेस्ट पेमेंट। क्या? जिन बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा होता है उनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द दूसरे बॉन्ड्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, अगर इंटरेस्ट मोर फ्रीक्वेंट हो, जैसे 3 माह बाद, 6 माह बाद, साल बाद, तो बच्चों मार्केट वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। अगर रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये फीचर अटैच है कि आप रिडेम्पशन से पहले, आप 5 साल मेच्योरिटी है, अब उससे पहले भी रिडीम कर सकते हैं, तो ऐसे बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाती है? ज्यादा। फिर बच्चों कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होगा तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि मैंने आपको बताया था आर बढ़ता है मार्केट वैल्यू कम, आर कम होता है मार्केट वैल्यू ज्यादा। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू एन ऑर्डिनरी शेयर। क्लियर है बच्चों? तो अगर फीचर अटैच है तो फीचर की वजह से इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी?
ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला सवाल पेपर में आप लोगों ने करना है। ऊपर वाला जो है ना वो मैंने काट दिया है, जल्दी से देख लें इसे एक दफा, सारे बच्चे खुद ही पढ़ें। पंखा बंद करो, एसी चलाओ। पढ़ लो तो मुझे बताना। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर आपको जो इंटरेस्ट है, क्लियर है, आप एवरी 6 मंथ्स के बाद मिलता है, क्लियर है, और एक बॉन्ड है उसके ऊपर आपको साल बाद इंटरेस्ट मिलता है, तो आप खुद मुझे बताओ कि आप किस बॉन्ड की तरफ जाओगे। बैंक वाले आज कहें कि जो हम मंथली बॉन्ड मंथली इंटरेस्ट देते थे, अब हम मंथली नहीं, हम क्वार्टरली देना शुरू कर देंगे, तो आप मुझे बताओ मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जिसके ऊपर मंथली मिलता है या क्वार्टरली मिलता है। ऑब्वियसली लोग चाहेंगे उनको जल्दी रिटर्न आए, जल्दी इंटरेस्ट वो मिले, तो सर इससे वो मार्केट वैल्यू बढ़ चेंज जाती नहीं है। करेंगे इंटरेस्ट रेट। क्या? अगर वो एनुअली पे कर रहे हैं तो वो ज्यादा पे करेंगे, अगर वो क्वार्टरली कर रहे हैं तो वो थोड़ा पे करेंगे, टाइम पीरियड भी तो कम हो रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अट्रैक्टिवनेस की वजह से ना डिमांड ज्यादा हो जाती है। अच्छा, तुम्हें पता है कि क्या नाम लेते होते हैं, एक होता था इफेक्टिव रेट। हेलो तलहा यकूब, एक होता था इफेक्टिव रेट, यस सर, यस सर। याद आया, और एक होता था नॉमिनल रेट। इफेक्टिव रेट हमेशा ज्यादा होता था नॉमिनल रेट से, और इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला था, आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी 1 + r की पावर n - 1
इंटू 100। तो बच्चों ये ज्यादा क्यों होता था? अगर आप 3 माह का क्वार्टरली कंपाउंडिंग करवा रहे हैं, कंपाउंडिंग साल में एक से ज्यादा दफा होती है, तो आप इफेक्टिव रेट यूज करते थे। तो बच्चों जब कंपाउंडिंग साल में एक से ज्यादा दफा होगी तो रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, तो उसका रेट ज्यादा होता है। Effective rate is more than nominal rate when compounding is done more time in a year. बच्चों पढ़ लो इसे, किसी बात की समझ ना आए मुझसे पूछो, जल्दी करो। इसके लिए बात की शादी करो। नहीं लेकिन बेटा फिर वही तो तुम ये तू सिर्फ हमें कजन कजन कह रहा है, मुझे कहीं से पता लगती है ये खबर। हाँ बेटा ऐसा ही है, लेकिन उस मुझे तो उसी पे यकीन हो गया था, बिकॉज मैंने कहा कौन है जो इसके साथ ये रिंग मैरिज लग रहा है, लग कैसे मेरे साथ? हाँ मेरी नहीं हुई, तो सर जी मेरी नहीं हुई, तुम्हारी तो मेरे साथ होगी ना। प्रायर टू रिडेम्पशन जो है ना, देखो एक तो तुम खुद सोचो कि एक बॉन्ड है वो 3 साल बाद रिडीम हो रहा है और एक 5 साल बाद रिडीम हो रहा है, तो दो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी क्या हो जाएंगी, कम। लेकिन अगर आप फीचर अटैच कर दो तो सिर्फ लिक्विडेशन की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बॉन्ड ज्यादा लोगों को लिक्विडेटिंग लगेगा। क्या आपके पास चॉइस है कि आप पहले भी अपनी जो ओब्लिगेशन है उससे विड्रॉ हो सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। दिस इज प्रायर टू रिडेम्पशन। शेफ है गाड़ी देने से खफा होते हैं। जी आगे बढ़ाएं। बच्चों आगे पढ़ाऊं? As you wish. ओके, कौन है ये? नक्शे बना रहा, इसका मैं नक्शा बिगाड़ दूंगा। सर जी पढ़ूं वारंट? बेटा पहले सर मैं बताएं शुरू पढ़ूं करना है वारंट? फिर पढ़ना, कि तुम लोगों ने यहाँ पे रट्टे मारने आए हुए हो। नो सर, नो सर जी, रट्टे नहीं मारने। ये कौन है? अब्दुल्ला जफर लग रहा है। नहीं सर मैं नहीं हूँ। गाड़ी का भला कौन सी मेहरान? बच्चों
वारंट्स के बारे में सुनो इधर। वारंट्स जो है ना बच्चों, ये एक डेरिवेटिव है। ये क्या है? एक डेरिवेटिव। इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। जब आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, तो कुछ कंपनीज वारंट्स भी इशू करती हैं। क्यों? वारंट के ऊपर सिर्फ ये लिखा होता है कि इट इज अ राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन, टू बाय द कंपनीज शेयर एट प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्री डिटरमाइंड रेट। मतलब कि आप कंपनी के शेयर इसी प्राइस पर दोबारा बाय कर सकते हैं इस डेट तक। तो सिर्फ ये एक सर्टिफिकेट है जो अट्रैक्शन के लिए लगाया जाता है। बात समझ रहे हो आप लोग? आपको पता है शेयर की प्राइसेस ऊपर नीचे जा होती रहती हैं, तो आपको रिस्क है कि मैं जब 6 महीने बाद शेयर खरीदने जाऊंगा तो मुझे पता नहीं शेयर मिलता है, महंगे ना हो जाए शेयर या प्राइसेस गिर ना जाए। तो आप कंपनी को कहते हैं, तो कंपनी कहती है कि भाई हम एक वारंट इशू करते हैं। वो एक राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं कि अगर आप लोग शेयर नहीं खरीदेंगे तो हम आपको आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, आप हमसे वारंट बाय कर लें। क्लियर है? आपको शेयर इसी प्राइस पर, प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड प्री डिटरमाइंड डेट तक आप कंपनी के शेयर्स बाय कर सकते हैं। तलहा, यकूब, असफल, आप लोगों को समझ आया व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो बस ये बड़ा आसान सा है, पढ़ लो एक दफा। पढ़ूं? जी, आज की तारीख में पढ़ा The है right to कोई ना? buy the new ordinary shares in a company at a future at a, the right to buy the ordinary shares in a company at a future date at the exercise price of fixed predetermined price is known as warrants. Usually warrants are issued along with loan stock in order to make the loan stock attractive. Advantages of warrants to investor: low initial investment. Due to lower initial investment, the risk of loss of investment is also lower. Advantages of warrants to company: lower interest rate on loan stock due to attraction of warrants. Even when security for the loan stock is insufficient or not available, it may be possible to issue them because of warrants. In the future, when the warrants are exercised, they will lead to an actual cash flow. This is not the case for convertible bonds. अब गौर से सुनना। वारंट होता है राइट टू बाय कंपनीज शेयर। आप लोग खरीदने जाते हैं बॉन्ड, डेट, वो आपको एक वारंट भी साथ दे देते हैं। तो अब क्योंकि फीचर अटैच कर दिया है, तो कंपनी को ये फायदा है कि लोगों की अट्रैक्शन फीचर की वजह से हो गई है, और ऐसे बॉन्ड्स के ऊपर फिर कंपनी इंटरेस्ट क्या देगी? थोड़ा कम देगी। इन्वेस्टर को ये है कि भाई थोड़े से पैसों में अगर साथ आपको एक राइट मिल रहा है तो आप उस राइट को एक्सरसाइज कर लो। खुदा ना खास्ता कल को अगर आपका दिल ना भी करेगा तो इतनी कम इन्वेस्टमेंट है कि आपको दुख भी नहीं होगा कि भाई हमारे पैसे डूब गए। बात समझ गई? क्लियर है बच्चों? आगे चलूं? Yes, sir. बच्चों आगे चलूं? मजाल है कि ये कुत्ते बताएं कुछ। आज के लिए इतना ही ना पढ़ लो, मेरे ख्याल से थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई है। अब सर इससे पहले कि तुम्हारी जान चली जाए। और वेंचर कैपिटल ओके इज अ रिस्क कैपिटल। ओके बच्चों, तो देखो ओके, बस ये वाला वेंचर कैपिटल तक पढ़ लूं, फिर आगे खत्म कर देता हूँ। बच्चों वेंचर कैपिटल, तलहा, यकूब, असफन, आप लोगों को पता है वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल होता है जैसा कि ये इक्विटी स्टेक है।
आप एक बिजनेस में पैसा लगाते हैं, आपको उस बिजनेस में आपका इक्विटी स्टेक मांगते हैं, डेट इज वेंचर कैपिटल। मेरा एक दोस्त है, उसके पास आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन बेचारे के पास ना पैसा नहीं है उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो बंदा जो है ना, उसको मेरा पता लगा, हालांकि पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल है, चलो एग्जाम्पल में क्या जाता है। तो उसने मुझे कहा कि सर आपके पास पैसा है, आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। मैंने कहा मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मुझे 2 चीजें चाहिए। उसने कहा सर वो क्या? मैंने कहा भाई एक तो मुझे इक्विटी स्टेक चाहिए, दूसरा मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव भी बनना है, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है। मैं अपनी निगरानी में देखूंगा कि मेरा पैसा कैसे यूटिलाइज हो रहा है। पता लगे मैं घर बैठ जाऊं पैसा आप लोगों को दे के, और मेरा सारा पैसा इक्विटी स्टेक की बजाय रिस्क बन जाए। बात समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं? ओके, तो बच्चों पढ़ लो जरा जल्दी से, इसको पढ़ना शुरू करो एक बच्चा। Venture capital is a risk capital normally provided in return for an equity stake. Venture capital requires representatives in board of directors. Types of venture बिजनेस business स्टार्टअप करने के startups, लिए, बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट बाय आउट करने के लिए, हेल्पिंग अ कंपनी वेयर वन ऑफ इट्स ओनर वांट टू रियलाइज ऑल और पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। जैसा कि अगर एक ओनर है वो चाहता है कि अपने कुछ शेयर्स बेच दूं, तो मुझे बेच दे, मेरे पास इक्विटी स्टेक भी आ जाएगा और कंट्रोल भी आ जाएगा और मैं मैनेजमेंट का पार्ट भी बन जाऊंगा। तो ये सारे क्या है? वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब यही होता है आपके पास पैसा नहीं है, क्लियर है, तो आप किसी से पैसा इन्वेस्ट करवा लें। सो दिस इज द वेंचर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये बड़ा मतलब आसान सा है। एक साइड पे लिखा हुआ है बच्चों नेचर ऑफ द कंपनीज, क्लियर है, और दूसरे बारे में लिखा हुआ है कि आप लोगों ने क्या क्या देखना है। एक्सपर्टीज इन प्रोडक्शन, एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट, मार्केट एंड कंपटीशन, फ्यूचर प्रॉफिट्स, रिप्रेजेंटेशन इन द बोर्ड, रिस्क बोर्न बाय एग्जिस्टिंग ओनर्स। पहले आ जाते हैं एक्सपर्टीज इन प्रोडक्शन। आपने ये देखना है कि जो बंदा टेक्निकल एबिलिटी टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली, पैसा देने से पहले ये नहीं पैसा पकड़ा दिया भाई फलाना मेरा दोस्त है, नहीं। अगर तो वो कोई प्रोडक्शन बिजनेस है तो आपने देखना है कि टेक्निकल एबिलिटी टू प्रोड्यूस एफिशिएंटली, कि उनके पास प्लांट एंड मशीनरी, उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं एफिशिएंटली। एक्सपर्टीज इन मैनेजमेंट, भाई उनका एक्सपीरियंस कितना है, ये तो नहीं 2-4 नल्ले, पता लगे मुझे मानी, एहतिशाम और 7 दिन के एक और, ये तीनों ने बिजनेस खोल लिया और मुझे कह रहे हैं सर 10 लाख इन्वेस्ट करें, मैं तो 10 रुपए ना इन्वेस्ट करूं। एक्सपीरियंस, कमिटमेंट और स्किल्स। हाँ मतलब अगर मुझे पता लगे कि तलहा यकूब ने बिजनेस खोला है या किसी बंदे ने, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि इन लोगों के पास स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन लेवल इनका अच्छा है, वगैरह वगैरह। मार्केट एंड कंपटीशन, बच्चों मैं ये देखूंगा कि जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं वो यूनिक है या नहीं। जैसा कि मेरी एकेडमी ले लें आप, मैं को यार मुझे कोई बंदा पैसे दे दे, मैंने एक एकेडमी बनानी है, ये वो, अगले जिस बंदे ने पैसे देने वो पता मुझे क्या कहेगा? वो कहेगा क्यों, राइस चल रहा है, पैक चल रहा है, कैश चल रहा है, स्कैन चल रहा है, ईज चल रहा है, तुम्हारे पास ही लोग क्यों आएंगे? नहीं, तो ज्यादा पैसा लोग वहां लगाते हैं जहां पर नई एंट्रेंट्स को थ्रेट ना हो और कंपटीशन लेवल थोड़ा कम हो। फ्यूचर प्रॉफिट, डिटेल बिजनेस प्लान शोइंग प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव्स एंड कंपनसेट फॉर रिस्क। बच्चों आप लोगों ने शार्क टैंक तो देखा ही होगा इंडिया का, तो जब वो अपना एक प्रपोजल लेके आते हैं तो वो देखते हैं पैसा लगाने से पहले, जो शार्क्स हैं वो बिजनेस में पैसा लगाने से पहले देखते हैं कि उस बंदे को प्रोडक्शन है, उसका कम्युनिकेशन लेवल है अच्छा, नया प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, या राइवल्स कितने हैं, क्लियर है बच्चों। फ्यूचर प्रॉफिट क्या देगा, कितना जीपी है, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना रिस्की है, to take account of VC's interest and ensure VC has say in future strategy। फिर वो ये देखते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट है, नई रिकॉर्डिंग नहीं आएगी आज, माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। सर रिप्रेजेंटेशन जी इन द भेज बोर्ड। दें, आज वो जरा एक काम से मुझे जाना पड़ गया, बड़ा जरूरी काम है, आज बस खत्म हो रिकॉर्डिंग गया, प्लीज लेक्चर भेज दें। खत्म है, रिकॉर्डिंग क्या करनी? ओके। ओके, रिप्रेजेंटेशन इन द बोर्ड टू टेक अकाउंट ऑफ VC's इंटरेस्ट एंड इंश्योर VC हैज से इन फ्यूचर स्ट्रेटेजी। VC कौन होता है बच्चों?
जो मतलब बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव है उसे वाइस चांसलर बोलते हैं ना। आप देखते हो कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है फ्यूचर की, क्लियर है, क्योंकि अब आपने भी क्या बन जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बन जाना है। ओनर्स बियर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल वेल्थ, कि जो पुराने ओनर्स है उनका कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड है, आपने ये भी। दानियाल आप मुझे ये बताएं कि मतलब अब मैं क्या कहूं आपको, मैं कुछ नहीं कह सकता बस। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला है? ओकाशा वगैरह लोग नहीं आए हुए आज? रुको तो सही, मुझे देखने तो दो कौन कौन आया है। ये पाई आज क्यों नहीं आया? ओकाशा, पाई। सर ओके सर, मैं जा रहा हूँ, प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ अल्लाह हाफिज। ओके, मैं बता देता, मैं सारी आज बता दूंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ना। अच्छा बच्चों, अभी के लिए ना लेक्चर खत्म हो गया है। हम लोगों ने डेट वाला भी सारा पढ़ लिया, इक्विटी वाला भी सारा पोर्शन पढ़ लिया है। अब जरा आगे आ जाए, मैं जो आपको बताने लगा हूं, बताने ये लगा हूं कि यहां पर है, यहां शुरू हो जाता है इस्लामिक फाइनेंस। ये जाता है तकरीबन एक, कितने पेजेस हैं इसके, ये मिसलिनियस टॉपिक है यहां तक, एसएमईज तक। ये जो इस्लामिक फाइनेंस है ना सारा, ये सारा इस्लामिक फाइनेंस है। क्लियर है बच्चों? ये सारा इस्लामिक फाइनेंस है। इस्लामिक फाइनेंस को सारे को काट दो आप लोग, इस्लामिक फाइनेंस को आप लोग काट दें। सर जी इसी से तो हमें मैदान बैंक का पता चलना था, आप ये कटवा रहे हैं। मैं इसीलिए तो नहीं चाह रहा कि पता लगे। यहां तक ओके, यहां तक सारा काट दो, ये टेबल नहीं काटना। बच्चों ये सीखना है, इस रूल तो ऐसे डाल देते हैं जैसे पता नहीं सर अभी ये तक वैसे इन लोगों को। एसीसीए वालों ने इस्लामिक फाइनेंस क्यों डाला हुआ है? बेटा ये जरूरी है, समझ लगे? इस्लामिक फाइनेंसिंग एक, दुनिया में सिर्फ दो तरह की फाइनेंसिंग है, एक कन्वेंशनल और एक इस्लामिक। पूरी दुनिया अगर वैसे तो कन्वेंशनल पर चल रही है तो उन्हें इस्लामिक भी डालना पड़ेगा। चूतिए समझे हुआ है क्या? गोरे हमारा भी लॉ फॉलो करते हैं। लो, अच्छा आपको पता है सबसे पहले ये इंस्टॉलमेंट की चीजों का कॉन्सेप्ट गोरे खुद मानते हैं कि शारियाज लॉ से लिया गया है, लेकिन बाद में इन्होंने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। अगर अकॉर्डिंग टू द शारियाज लॉ होता तो आज ये नौबत ना आती जो आज आ रही है। सूद खोरो, यहां पर आप लोगों ने गूगल पे जाना है, यहां पे लिखना है एसीसीए इस्लामिक फाइनेंसिंग F9, तो एक टेक्निकल आर्टिकल खुल जाएगा। ये सबसे पहले, दिस इज द टेक्निकल आर्टिकल। तो मैं हमेशा इस्लामिक फाइनेंसिंग इस टेक्निकल आर्टिकल से पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल में और बहुत ज्यादा अच्छा विद एग्जांपल्स लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को आज बना के सेंड कर दूंगा, तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों ने ले लेनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको कवर करना शुरू करें। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में तो कुछ भी नहीं है, सारी थियरी और ना इतना ज्यादा पोर्शन इसमें से टेस्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, लव यू गाइस। Bye bye, sir. Thank you ओके very सर जी, much. लव यू Allah टू, Hafiz. बाय बाय बाय।